Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma, and today we are going to discuss about the all the PYQs of your AIEE exam. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, जो मोस्टली क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. Which one is odd to the living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ये जो 4 चॉइसेस दी हुई हैं ABCD, इसमें से कौन सा ऑड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्वालिटी नहीं है. ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म क्या है. इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. ठीक है. एटमॉस्फेयर, इज इट रिलेटेड? क्या ये रिलेटेड है? एटमॉस्फेयर नहीं, ये तो रिलेटेड बिल्कुल नहीं है. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. एंड एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, वो भी अगर सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म तो वो फिर आगे कैसे ग्रो करेगा. तो ये तीनों तो हैं, लेकिन ऑड प्रॉपर्टी क्या है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती है. तो यहाँ पर ABCD में जो करेक्ट आंसर है, या फिर जिसे हम कहेंगे जो ऑड है या जो प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, एटमॉस्फेयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स. साइंटिफिक नेमिंग प्लांट्स की ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस से प्रोवाइड होती है, या उसकी फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, इज इट IUCN, इज इट UN, और थर्ड चॉइस जो हमारी दी हुई है ICBN और ICZN. अब हमें पता है कि यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, राइट. तो हमें क्या पता है कि इसकी फुल फॉर्म हमें यूनिट 1 में के चैप्टर 1 में ही याद थी. क्या आपको बताया गया था? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल, भी लिखा हुआ है ना, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. और ये क्या हो जाएगा? इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो जूलॉजिकल तो एनिमल्स के लिए आता है, बोटेनिकल की जहां बात होगी वहां पर प्लांट्स होते हैं. तो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स आर प्रोवाइडेड बाय ICBN. यहाँ पर UN और ICUN का कोई भी जो IUCN है वो बिल्कुल मतलब नहीं है. सो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर आंसर नंबर C, दैट इज ICBN. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ. जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? इज इट एटॉमिक लेवल? एटॉमिक लेवल से बायोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर है वो स्टार्ट हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे छोटा एक यूनिट यहाँ होती है, आपको याद होगा, देन यहाँ होती है, देन, है ना, जब हमने यूनिट 1 पढ़ा था इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन था. तो एटॉमिक लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है. देन सेलुलर, यानी कि ये मॉलिकुलर लेवल की बात हो रही है, ये एटॉमिक लेवल की बात हो रही है A चॉइस में. एंड B चॉइस में जो बात हो रही है वो हो रही है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल की. ठीक है, C चॉइस है सेलुलर लेवल एंड D ऑर्गेनिज्मल लेवल. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? छोटे से छोटी यूनिट हो गई. अच्छा, अब एटॉमिक लेवल पर तो हमारा कोई भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर तो आया ही नहीं था, या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कैरेक्टर तो छोड़ दीजिए, कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा. लेकिन हाँ, जिन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वहां से हम कह सकते हैं सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से वहां से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेलुलर लेवल उससे बहुत हायर लेवल पर है. ऑर्गेनिज्म लेवल तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर है. जब ऑर्गन सिस्टम ये सारा सबके सारा बन जाएगा, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर B, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल आपका करेक्ट आंसर बनेगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. All are in situ conservation efforts except. इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी एक के अलावा.
4 चॉइस में से एक है जो नहीं है। ए चॉइस नेशनल पार्क, बी चॉइस जू, सी चॉइस सेंचुरीज, डी चॉइस बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये इन सिटू जो वर्ड है, इन सिटू, एक्स सिटू, ठीक है, ये वर्ड बायोलॉजी में आते हैं। और इन सिटू का मतलब क्या होता है कि उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ही उसको अपने कंजर्व करना, किसी भी नेचुरल हैबिटेट को, उस इकोसिस्टम को कंजर्व करना, वहाँ के एनिमल्स को उनके ही एनवायरनमेंट में कंजर्व करना और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ब्रीडिंग होने देना, उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। नेशनल पार्क भी, कितने सारे नेशनल पार्क हैं इंडिया में जिन्हें हम लोग घूमने जाते हैं, है ना। सेंचुरीज भी उसका एग्जाम्पल है, बायोस्फीयर रिजर्व भी उसका एग्जाम्पल है कि जो जैसा है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी ह्यूमन की, जिसे कहते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन होगा, हंटिंग होगी, वो सब नहीं होगी। तो ये तीनों इन सिटू कंजर्वेशन हैं। जबकि जो एनिमल्स जू में लाए जाते हैं बड़े शहरों में, वो उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक आर्टिफिशियली जो जू बनाया जाता है वहाँ उनको रखा जाता है, पाला जाता है, वेटनेरियंस की केयर में उनका सारा हेल्थ चेकअप होता है और निगरानी में जब ब्रीडिंग होती है तो वो इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो चॉइस नंबर वी है वो जो है एक्चुअली बिल्कुल फिट बैठ रही है, एक्सेप्ट बोला गया है यहाँ पर, ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट जू। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी 3 अपनी नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ठीक है, सो यहाँ 5 ऑप्शंस दिए हैं और उन 5 में से कोई 1 या 2 या 3 सही हो सकते हैं, और जो भी सही है उसका करेक्ट आंसर हमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। ए चॉइस में दिया हुआ है, ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बी चॉइस, सॉरी दिस इज़ नॉट द चॉइस, ये उन्होंने बताया है कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है या है। देन मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन reproduction is an inclusive defining property, and consciousness is the defining property, and E choice में बताया है इन्होंने कि all living organisms are linked to one another by sharing common genetic material। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग, जिसका कि आपको एग्जांपल बताया था कि माउंटेन्स हैं, विंटर्स में यहाँ पर अगर आइस ग्रो हो रही है, जब ये क्वेश्चन हमने ये चैप्टर हमने डिस्कस किया था, तो ये इस टाइम पर माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इनका मास बढ़ रहा है, इनका साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो यहाँ ये स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। ठीक है, बी चॉइस में कहा गया है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। यस, मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग फीचर होता है क्योंकि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग, टेबल, कुर्सी, माउंटेन, प्लास्टिक, मोबाइल, किसी में भी मेटाबॉलिज्म का नहीं कुछ नहीं होता मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सी जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है उसमें कहा गया है कि रिप्रोडक्शन इज एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने ये जब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, तो हमें पता है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि म्यूल, लाइगर, है ना, एंड हनीबी में जो वर्कर भी है वो सारे के सारे रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हुए हैं, इंटर स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बने हैं। इंटर स्पीशीज़ यानी कि म्यूल के केस में डंकी और हॉर्स का मेटिंग कराई गई है, लाइगर के केस में लायन एंड टाइगर की मीटिंग कराई गई है, तो वो फर्दर ऑफ स्प्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब वो चीज़ लगातार नहीं हो सकती तो रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग करेक्टर नहीं माना गया है, इसको एक नॉर्मल करेक्टर माना गया है। इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है,
फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यस, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। एंड ई चॉइस में all living organisms are linked to one another by sharing common genetic material। yes, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है, तो बी स्टेटमेंट, डी एंड ए, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी जो दो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इन सारे चॉइसेस में, वहाँ पर बी, डी एंड ई, ये चॉइस नंबर 2 में आ रहा है। तो ये ना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड की बात की गई है, नॉर्मल वर्ल्ड की नहीं की गई जिसमें प्लांट भी हो। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सी होती है, ये पूछा गया है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था कि जो कोलेजन है वो अबंडेंट प्रोटीन होती है इन एनिमल वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ चॉइस नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which two of the below given points are known as a twin character of growth? ग्रोथ की जो ट्विन करेक्टर की बात हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो दो करेक्टर कौन से हैं? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ की जब बात हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ग्रोथ करेक्टर की बात हुई है, तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो माउंटेन्स हैं इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ, इसका मास बढ़ रहा है ना। और इंडिविजुअल, अगर किसी ह्यूमन की बात हुई है या अमीबा की या बैक्टीरिया की बात हुई है तो ये 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, तो इनका नंबर भी बढ़ रहा है। और तो इस केस में क्या हो रहा है, मास भी बढ़ रहा है और नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मास बढ़ रहा है लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद देखें तो हो सकता है छोटा मोटा यहाँ पर कुछ नया डेवलपमेंट हो जाए, जिसे फिर कुछ सालों के बाद, कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद उसको भी एक नए छोटे माउंटेन का नाम देना पड़े। खैर बहरहाल ट्विन करेक्टर में इंक्रीज इन मास आता है और इंक्रीज इन नंबर आता है। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको उस टाइम पर जब हम ये करेक्टर डिस्कस कर रहे थे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था। मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो किस चॉइस में, चॉइस नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, सेलुलर डिफरेंशिएशन भी आगे के स्टेप्स हैं। यहाँ पर ट्विन करेक्टर ग्रोथ की बात हो रही है, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान करना है। ठीक है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, पहले टिश्यू होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें वो एक पर्टिकुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसमें ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन में हर काम, पर्टिकुलर टिश्यू का अपना अपना काम होगा, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर चॉइस नंबर ए आएगा जिसमें पॉइंट नंबर 1 एंड 2 दोनों दिए गए हैं। इट वुड बी द करेक्ट आंसर, चॉइस नंबर 1, ट्विन करेक्टर ऑफ द ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following factors exclusively affect reproduction in seasonal breeders? seasonal breeder में जो कि प्लांट में, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन से ये 4 फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालते हैं उनके रिप्रोडक्शन में? वाटर, फर्स्ट चॉइस जो ए चॉइस है वो यहाँ दी हुई है वाटर, और बी टेम्परेचर, सी फोटो पीरियड एंड डी ऑल ऑफ दीज। अब ये हमें पता है कि सीजनल ब्रीडिंग होती है एनिमल्स में। ज़्यादातर एनिमल्स कब ब्रीड करते हैं, जब उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बाहर का एनवायरनमेंट उनको सूट करता है, जैसे कि स्प्रिंग का जो टाइम है, समर का जो टाइम है। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जैसे कि हॉर्स है, डॉग है, ये सारे, इन सभी में सीजनल ब्रीडिंग होती है। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स की जहाँ बात है, आपको पता है लॉन्ग डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग केवल नाइट में होती है, दिन में नहीं होती है। तो फोटो पीरियड का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव होता है कि वो कब फ्लावरिंग होगी, कब फ्लावरिंग नहीं होगी। जो लॉन्ग डे प्लांट है उन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए ही होती है ना। तो क्या ये वाटर है या ये
टेम्परेचर है या ये फोटो पीरियड है या ऑल ऑफ दीज है। वाटर और टेम्परेचर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया फोटो पीरियड यानी कि धूप कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। जैसे कि समर और स्प्रिंग में कंपैरेटिवली विंटर के मुकाबले ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा, जब सनलाइट होगी तभी रहेगा। तो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ये जो है जो सी नंबर की चॉइस है फोटो पीरियड वो अफेक्ट डालती है एक्सक्लूसिवली उनके रिप्रोडक्शंस की साइकिल पर, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल हो। तो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 8 का बनेगा वो फोटो पीरियड बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन लेवल की वो क्या है? ए चॉइस में दिया हुआ है सब सेल्यूलर, देन इंडिविजुअल, देन कम्युनिटी, देन पॉपुलेशन। इज दिस करेक्ट? और बी चॉइस पढ़ते हैं एटॉमिक लेवल, सबसे छोटे लेवल पर आए हैं एटम्स, देन एटम्स के बाद मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल्स के बाद सब सेल्यूलर लेवल, देन सेल्यूलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, है ना। सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू से मिलकर बनेगा यहाँ पर बल्कि ऑर्गन और आना चाहिए था, लेकिन ये अपनी चॉइस है, इन्होंने चॉइस में दिया है ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल। सी चॉइस में दिया हुआ है सबसे पहले इंडिविजुअल्स, देन पॉपुलेशन, ओके, देन ऑर्गन सिस्टम। तो ये तो यहाँ पर ही गलत हो रहा है। चलिए, ऑर्गन सिस्टम के बाद टिश्यू दिया हुआ है और टिश्यू के बाद सेलुलर दिया हुआ है, देन मॉलिक्यूलर दिया हुआ है, देन एटॉमिक दिया हुआ है। यहाँ तो सारे के सारे चॉइसेस हैं वो उल्टी दी हुई हैं, है ना। चलिए डी चॉइस देखते हैं, एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन इंडिविजुअल, देन इकोसिस्टम, देन कम्युनिटी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर बन रहा है वो इंडिविजुअल, वो चारों चॉइसेस में से कौन सा बन रहा है? वो हमारा बन रहा है बी, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है हमारी एटॉमिक लेवल, उसके बाद है मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद सब सेलुलर लेवल, देन सब सेलुलर के बाद एक पर्टिकुलर सेलुलर लेवल आएगा, देन टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी। इस तरीके से आता है और उसके बाद इकोसिस्टम आता है, जहाँ जो कि यहाँ पर चॉइस नंबर डी में भी गलत दिया हुआ है और चॉइस नंबर सी में तो आधा उल्टा ही दिया हुआ है। एटॉमिक लेवल जो पॉपुलेशन से बड़ा बताया है इंडिविजुअल को, जबकि पॉपुलेशन से बड़े थोड़ी हैं, इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, है ना। और इंडिविजुअल्स में अपने अपने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और उसमें फिर जो है टिश्यू होता है। तो इसमें तो जो चॉइसेस हैं वो ऊपर नीचे दी हुई हैं, तो जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चॉइस दी हुई है वो यहाँ पर बनाई हुई है चॉइस नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डैश इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए फिर भी ये एक पर्टिकुलर जो क्वालिटी है वो इंटरनल फेवरेबल कंडीशन बना के रखती है। फर्स्ट चॉइस जो ए चॉइस है दैट इज स्टडी स्टेट, देन बी चॉइस एंट्रोपी, देन होम्योस्टेसिस, देन एंथैल्पी। अब इसमें हमें पता है कि जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है कि जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस वो हमारे बॉडी के अंदर सेल में इंटरनल एनवायरनमेंट एक अपना बना के रखती है, जितने भी ह्यूमन हैं, बर्ड्स हैं, उसमें मेंटेन करके रखती है, ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर का अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर फ़र्क ना पड़े। जब जैसे कि बहुत ज़्यादा समर्स होते हैं तो समर में क्या होता है, हमारा बॉडी स्वेट करती है कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को, ताकि अंदर जो हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल पाए। स्वेटिंग से क्या होगा, एवोपरेशन होगा वाटर का, हमारी बॉडी कूल डाउन होगी। ऐसे ही विंटर्स में क्या होता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सर्दी जब हमें ज़्यादा लगती है और स्वेटर कम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कपकपी आती है बॉडी में, राइट। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, वो भी किस लिए, जस्ट टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस इनसाइड द सेल, ताकि एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट में मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती रहे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज होम्योस्टेसिस। इट इज़ एक्चुअली मेंटेन द इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So this is all about the unit number 1 related questions. I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं।
अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. थैंक यू सो मच.